हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना की इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी दोस्त बिहार 2025 में अपने 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो भी एग्रीकल्चर से, उनके लिए एक सीरीज हम लोग लेके आए हुए हैं यहाँ पे। और इस सीरीज में आप लोगों को मिलेगा दोस्तों पिछले आपके जो भी प्रीवियस ईयर हैं बोर्ड्स के लिए, और जो भी सैंपल पेपर आपका है, आपके बुक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या किया है, सेपरेट किया है, अलग अलग किया है और इसको एक सीरीज बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आज जो अभी हम लोगों के पास ये दिख रहा है, ये आपके बुक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपने बुक्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में अवेलेबल हैं और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। अब क्या है, ये एमसीक्यू तो सभी को मिल रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो चीज़ हम लोग लेके आप लोगों के लिए आ रहे हैं वो है दोस्तों, आपके लिए हम लोग सब्जेक्टिव का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आपको कैसे सब्जेक्टिव का लिखना है, ठीक है, आपके लिए कि लॉन्ग आंसर को आपको कैसे लिखना है टॉपिक वाइज। यहाँ पे क्या देता है, आपको टॉपिक दे देता है, इन शीर्षकों के माध्यम से आप जो है कि इसकी खेती को लिखे, वैज्ञानिक खेती को, मान लीजिए मक्के की वैज्ञानिक खेती को लिखे। ठीक है, नीचे में 4 शीर्षक दे देगा, उसी 4 शीर्षक पे आपको उसको लिखना होता है। तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर आप कैसे लिखेंगे, आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और करना होगा कमेंट, ताकि हमें लग पाए कि हाँ आपको भी जरूरत है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ पे आज जो है इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 3 वीडियो में यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज मिलेगा। इस एमसीक्यू सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाएंगे, यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, ये सारे यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी कराए जाएंगे। तो आज यहाँ पे नवीन सर जो हैं वो स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, और लगातार जब तक कि आपकी क्लासेस नहीं हो जाती तब तक ये चलने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, आप अब जो है कि अपने चिंता छोड़ दीजिए अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, अपनी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, उसके लिए हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के लिए। आप लोग क्या करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सबको जो है कि यहाँ पे समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नवीन सर लेंगे आज आप लोगों का पहला क्लास, और इसी के साथ इस सीरीज की शुरुआत हम लोग करते हैं बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो पहला सेट है आपका, उस सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि नींबू प्रजाति में खाने वाले भाग को वानस्पतिक रूप में क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि नींबू प्रजाति में जो जो फ्रूट्स आते हैं उन सब के खाने वाले भाग को वानस्पतिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, हेस्पेरेडियम बोलते हैं। अगर हम बात करें कि सोरोसिस क्या है, तो इसका आंसर 3 होगा। और अगर हम बात करें सोरोसिस, तो सोरोसिस की बात करें तो इसमें कौन से फ्रूट टाइप आते हैं, तो इसमें आपका आता है पाइनएप्पल जिसको अनानास बोलते हैं, और दूसरा आता है आपका जैक फ्रूट जिसको हम लोग कटहल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम पोम की बात करें कि पोम जो होता है वो किस फ्रूट का फ्रूट टाइप है, तो इसमें आपका आता है एप्पल आता है, और इसके साथ साथ क्या आता है, पियर आता है जिसको हम लोग नाशपाती बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, नींबू में व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे किया जाता है। व्यावसायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन से मतलब है कि हम जब पौधों की संख्या को बढ़ाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, प्रवर्धन बोलते हैं। प्लांट में 2 टाइप के प्रवर्धन होते हैं, एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। लैंगिक प्रवर्धन में हम सीड के द्वारा करते हैं प्रवर्धन, और अलैंगिक में करते हैं सीड के अलावा, जैसे जो भी वनस्पति है उसके अदर भाग से। जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी के रूट से करते हैं जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं, किसी के स्टेम से करते हैं और किसी के लीफ से करते हैं। तो ये आपका हो गया अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का ही पार्ट क्या है आपका, ये बर्डिंग है, गुटिंग है, कटिंग है। तो नींबू में प्रवर्धन तो हम लोग इन तीनों माध्यम से करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्यावसायिक प्रवर्धन, तो इसमें आपका आंसर होगा बर्डिंग के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि टी बर्डिंग को और क्या कहते हैं। देखिए बर्डिंग से क्वेश्चन आ गया, ये भी एक प्रोपगेशन का टाइप ही है प्रवर्धन का। तो इसमें अगर हम बात करें तो टी बर्डिंग, तो टी बर्डिंग को हम लोग सील्ड बर्डिंग के नाम से जानते हैं। रिंग बर्डिंग भी एक बर्डिंग का टाइप है, और आपका पैच बर्डिंग भी। जो चौथा आपका क्वेश्चन है इसमें है कि अति प्रचलित किस्म मौसमी
किसके अंतर्गत आती है? तो अभी हमने बात किया नींबू वर्गीय फसल का, सिट्रस फ्रूट का, तो सिट्रस फ्रूट ही है ये आपका मौसमी। तो इसमें पूछ रहा है कि इस किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपका आता है सिट्रस साइनेंसिस के अंतर्गत। अगर हम बात करें सिट्रस रेटिकुलाटा क्या होता है, तो आप लोग मैंडरीन का नाम सुने होंगे, तो मैंडरीन के अंतर्गत आपका सिट्रस रेटिकुलाटा आता है। उसके बाद अगर सिट्रस ग्रैंडिस की बात करें तो पुमेलो भी एक क्या है आपका सिट्रस वाला फ्रूट है। और सिट्रस पैराडीसी क्या है, तो आप लोग गागल का नाम जानते होंगे, इसको हम लोग ग्रेप फ्रूट बोलते हैं, तो ये आपका ग्रेप फ्रूट, ये सभी क्या है सिट्रस फ्रूट हैं। और जो अभी इसके बारे में हमने बताया कि इसके खाने वाले वानस्पतिक भाग को क्या बोलते हैं, हेस्पेरेडियम। अब हम बात करेंगे पांचों क्वेश्चन की बात करें तो किन्नो किसके क्रॉस से बना है, ठीक है। तो किन्नो क्या है कि एक संकर वेराइटी है और ये किन्नो सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियोसा के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है कि आंवला का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। तो आंवला की उत्पत्ति स्थल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, भारत है। अगर बर्मा की बात किया जाए तो ये आप लोग चावल की खेती पढ़े होंगे, उसमें इंडो बर्मा चावल की उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए आंवला का अभी हमने चर्चा किया कि उत्पत्ति स्थान कहाँ है, आंवला यूफोर्बिएसी फैमिली का है और इसका बोटेनिकल नेम आंवला का क्या होता है, अम्बेलिका ऑफिसिनल होता है। और अगर बात करें कि इसके फ्रूट टाइप को क्या बोलते हैं, तो कैप्सूल बोलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि अम्बिलिका ऑफिसिनिलिस है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा। जो दूसरा है पुनिका ग्रेंटम, तो ये आपका पोमग्रेनेट का वैज्ञानिक नाम है। कैरिका कैरेंडास, ये जो आपका करौंदा है उसका वैज्ञानिक नाम है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि करौंदा में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। पुनिका ग्रेंटम पोमग्रेनेट को बोलते हैं और इसका फैमिली होता है पुनिकेसी। अब हम बात करेंगे 8वां क्वेश्चन। देखिए आंवला से कितना क्वेश्चन है आपका, यहीं लगातार 3 क्वेश्चन है। आंवला के उपयोग के बारे में बोलें तो इससे हम लोग मेडिसिनल ये प्लांट भी आता है, इससे तेल भी बनाया जाता है, शैम्पू भी बनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा इससे च्यवनप्राश भी बनाया जाता है। तो इसका सारा ऑप्शन सही है, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, सभी होगा। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अमृत डैश डैश किसका किस्म है। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जैसे 4-5 वैरायटी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आंवला का वैरायटी है। और इस अमृत किस्म को हम लोग नरेंद्र आंवला 7 भी बोलते हैं। इसके अलावा कंचन है, कृष्णा है, ये भी किसका वैरायटी है, आंवला का वैरायटी है। अब हम बात करेंगे आगे, देखिए ये भी आंवला का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आंवला क्षेत्र का वृक्ष है। तो आंवला ये आप सबको पता होगा कि ये शुष्क क्षेत्र का वृक्ष है। उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल से कितने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कटहल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो 1200 मीटर है, तो 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई वाले क्षेत्र में हम लोग कटहल की खेती आसानी से कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधरोपण के लिए गड्ढे की खुदाई किस माह में करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग बागवानी वाले फसलें लगाते हैं तो उसमें गड्ढे की खुदाई करते हैं। अगर गड्ढे की खुदाई सही समय पर न करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर हम बात करें कि गड्ढे की खुदाई कब की जाती है, तो इसका आंसर होगा अप्रैल और मई, ठीक है। अगर बात किया जाए कि रोपण पौधे के प्लांटिंग कब करते हैं, तो ये जुलाई अगस्त हो प्लांटिंग करते हैं। और गड्ढे खुदाई कब करते हैं हम लोग, तो अप्रैल मई में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, कटहल के नर फूल के पहचान कैसे किया जा सकता है। तो अगर बात किया जाए कटहल के फूल के बारे में, तो कटहल मोनोसियस प्लांट है। एक ही पौधे पे नर और मादा अलग अलग स्थानों पे आते हैं। तो हम इसमें अगर पहचान करना हो तो जो फूल का चिकना सतह होता है उस पे नर फूल आता है, और जो फूल का खुरदरा सतह है उस पे मादा फूल आता है। तो ये तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। जो भी बच्चे अगर कमेंट करके बताएं कि हमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों के लिए हम लोग जल्द सीरीज लेकर आएंगे
जो आपका सब्जेक्टिव का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में कटहल के किस भाग का प्रयोग सब्जी के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसका हम लोग बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों में हम इसका फलगूदा का उपयोग करते हैं सब्जी के लिए। अगर पत्ता की बात किया जाए तो पत्ता हम किस चीज़ का खाते हैं, तो पालक का पत्ता खाते हैं, मेथी का खाते हैं, तो इसका हम लोग पत्ती यूज करते हैं। बीज की बात करें तो जितने दलहनी फसल है उसके हम बीज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कटहल के अंतर्वर्ती फसल के लिए कौन से फसल सर्वाधिक उपयुक्त है। अंतर्वर्ती फसल का मतलब है कि जब जब फसलों के बीच में कोई दूसरा फसल बोते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती फसल। और इसमें हम लोग जैसा कि सेम का फसल है, कद्दू का फसल है, नेनुआ का फसल है, मिर्च का फसल है, तो ये सेम का फसल नहीं उगाते हैं, कद्दू भी नहीं, मिर्च का फसल का खेती हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मूली एक समपरिवर्तित रूप है, मतलब मूली किसका एक मॉडिफाई रूप है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जड़ का मॉडिफाई रूप है। मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब आपका किसका मॉडिफाई रूप है, तो जड़ का रूप है, ठीक है। तने की बात किया जाए तो आपका हल्दी भी तना उसका हम लोग यूज करते हैं, आपका पोटैटो हो गया उसका तना यूज करते हैं, और इसके अलावा आपका अदरक का भी हम लोग यूज किसका करते हैं, तने का। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 17, इसमें फिर क्वेश्चन है कि मूली किस कुल का पौधा है। फैमिली पूछ रहा है किस कुल से बिलोंग करता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मूली क्रूसीफेरी फैमिली का है। क्रूसीफेरी फैमिली में जितने भी गोभी वर्गीय फसल हैं, जैसे फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गांठ गोभी हो गया, ये सारा का सारा किस में आता है, क्रूसीफेरी में आता है। कुकुरबिटेसी की बात करें तो कुकुरबिटेसी में हम लोग जो जायद के फसल उगाते हैं, जैसे नेनुआ, तुरई, परवल, इसके अलावा आपका खरबूज है, तरबूज है, करेला है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कुकुरबिटेसी में रखे हुए हैं और ये सबसे बड़ा फैमिली है। दूसरा जो आपका है अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी में हम लोग धनिया और गाजर आता है इसमें। और इसके अलावा अब क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, फिर क्वेश्चन आ गया आपका, अभी बताया हमने पिछले क्वेश्चन में कि गाजर किसका मॉडिफाई रूप है, तो ये भी किसका है, जड़ का है। किसका तना में कौन कौन सा आता है, तो आपका आलू है, हल्दी है और अदरक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पूछा है कि गाजर किस फैमिली का है। तो गाजर की फैमिली की अगर बात किया जाए तो कुकुरबिटेसी तो होगा नहीं, अम्बेली फेरी का है ये आपका गाजर। अम्बेली फेरी में आपका गाजर आता है और धनिया आता है। क्रूसीफेरी में गोभी वर्गीय फसल आता है। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि चुकंदर किस जलवायु का पौधा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि चुकंदर ठंडी के दिनों में उगाते हैं, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि गर्मी में भी हम इसको आसानी से उगा सकते हैं। तो ये आपका ठंडी परंतु अपेक्षाकृत गर्म जलवायु की प्लांट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि जड़ एवं रंग के अधिकतम विकास के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। रूट और आपका जो कलर है तो उसके लिए 18 से 21 डिग्री सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है। बेस्ट टेम्परेचर होता है कलर और रूट डेवलपमेंट के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्याज साधारणतः कैसे मौसम में की फसल है। तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी ये गोभी वर्गीय हो गए, आपके प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सभी आपका फसल जो है ये ठंडी के मौसम में हम लोग इसको उगाते हैं। गर्मी के मौसम के लिए जो जायद बोलते हैं, जायद में हमने बताया कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी सब्जी आते हैं उसको हम लोग किस में उगाते हैं, गर्मी के दिनों में। और इसके अलावा आपका बरसात वाले में इसमें हम लोग भिंडी की खेती और बैगन की खेती करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 है प्याज से ही कि प्याज की 1 हेक्टेयर खेती हेतु कितना बीज पर्याप्त होता है। इसको हम लोग बीज दर बोलते हैं। पहला ऑप्शन है 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम, 4 से 8, 2 से 4। तो इसका राइट आंसर होगा 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
24 है, प्याज को कितनी गहराई तक गुड़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि प्याज कौन सी जड़ वाली फसल है। तो प्याज ज़्यादा गहरी हम लोग नहीं बोते हैं, इसलिए हम लोग गहरी निराई गुड़ाई भी नहीं करेंगे। अगर गहरी निराई गुड़ाई करते हैं हम लोग तो हमारा रूट खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें कम गहराई तक हम इसमें क्या करेंगे, निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई से तात्पर्य है कि फसलों से अवांछित पौधों को, जो खरपतवार होते हैं, उसको निकालना ही निराई गुड़ाई कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि ये MCQ सीरीज आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके साथ ही अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि जो जितने भी बच्चों को सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है तो उसके आधार पे हम लोग सब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जैसा कि कैसे आप लोगों को लिखना है, कैसे फुल में फुल मार्क हमें मिल जाए। जैसे कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसको कैसे लिखें कि उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। और जो आपका 70 नंबर का ये थ्योरी का एग्ज़ाम होता है उसमें आप आराम से 65 नंबर पा जाएं। तो इसके लिए हम लोग जल्दी आप लोगों के बीच सीरीज लेकर आएंगे, अगर आप लोग बताएंगे तो। और उस सीरीज में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ कई मॉडल सेट के भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर को कर ले जाइएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आलू में, क्वेश्चन छूट गया आप लोगों का 25 नंबर, आलू में पछेती झुलसा किस कारण से होता है। पछेती का मतलब लेट ब्लाइट, इसको हम लोग लेट ब्लाइट बोलते हैं, और एक होता है अर्ली ब्लाइट। लेट ब्लाइट और दूसरा होता है अर्ली ब्लाइट। ये दोनों ही डिजीज जो है आलू के लिए बहुत ही घातक है, और ये दोनों जो डिजीज हैं ये किससे लगते हैं, फंगस के द्वारा, जिसको हम लोग हिंदी में फफूंद बोलते हैं। तो ये फंगस से लगने वाले आलू के 2 इंपॉर्टेंट रोग हैं, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। आलू में हरापन किसके कारण होता है। जो आलू में हरापन हो जाता है और उसका स्वाद फिर बाद में कड़वाहट लगने लगता है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है सूर्य के प्रकाश में। जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है आलू पे तो ये क्या होता है कि उसमें हरा कलर का एक पिगमेंट होने लगता है, और ये क्या होता है कि वो हमारे लिए घातक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य के प्रकाश से। फफूंद की बात किया जाए, अभी हमने बताया कि इससे 2 इम्पोर्टेंट बीमारी होते हैं जिसको हम लोग पछेती झुलसा और अगेती झुलसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, साधारणतः लहसुन के कौन से भाग खाने के लिए उपयोग होता है। तो खाने के लिए उपयोग हम लोग इसका, एक तो इसको हम लोग बल्ब क्रॉप में रखते हैं। इसको बल्ब क्रॉप के एग्जाम्पल हैं आपके लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज, तो प्याज का हम लोग बल्ब खाते हैं जिसको हम लोग कंद बोलते हैं, इसको भी हम लोग कंद बोलते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्लॉप भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। तो ये आपका बल्ब क्रॉप है लहसुन और प्याज। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लहसुन की रोपाई कितनी दूरी पर की जाती है। तो लहसुन की जो रोपाई है कितनी दूरी पे करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 7 से 7.15 सेंटीमीटर होता है। इतने पे तो हम, ये तो बहुत अधिक हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि लहसुन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर में कितने किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो क्लोव होता है उसकी अगर बात किया जाए तो 500 से 700 किलो बीज की ज़रूरत होती है लहसुन की खेती करने के लिए। लहसुन का जो सीड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं। तो इसका हम लोग कितना मात्रा लेंगे, 500 से 700 किलो बीज। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उगाने हेतु मिर्च का कितना बीज पर्याप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मिर्च ये सोलेनेसी कुल का पौधा है, और सोलेनेसी में 4 मुख्य क्रॉप आते हैं आपके। आलू आता है, टमाटर आता है, बैगन आता है, और आपका मिर्च है। तो मिर्च की अगर सीड रेट, बीज दर की बात किया जाए तो इसका बीज दर 1.5 kg पर हेक्टेयर होता है। अगर बैगन की बात किया जाए तो इसका 400 से 500 ग्राम सीड लगता है, और इसके अगर संकर सीड की बात किया जाए तो 250 ग्राम इसके संकर सीड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आलू के अगर सीड रेट की बात किया जाए, आलू का हम लोग तन्ना वाला पार्ट रोपते हैं तो इसमें 20 से 25 क्विंटल आपका इसका सीड रेट होता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
सूखी मिर्च की उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी प्राप्त हो जाती है? सूखी मिर्च पूछ रहा है, जो आपका रेड वाला मिर्च होता है, तो उसका आपका जो उत्पादन होता है कुल उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मिर्च के सूखे बीजों में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो मिर्च के सूखे अगर बीज की बात किया जाए तो उसमें तेल की प्रतिशत 26.1% पाया जाता है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सीरीज से जुड़िए और इस सीरीज को पूरा करिए और अच्छा मार्क्स लेकर आइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि वर्षा ऋतु फसल बुआई का समय है। तो जैसा कि जानते होंगे कि आप लोग मौसम के आधार पे हम लोग जो खेती करते हैं वो 3 भागों में करते हैं। एक तो रबी क्रॉप होता है जिसको हम लोग ठंडी के दिनों में उगाते हैं, इसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। दूसरा होता है आपके जायद फसल जिसको गर्मा फसल भी बोलते हैं, और ये आपका फरवरी मार्च में हम लोग इसको बोते हैं। और तीसरा होता है आपका खरीफ फसल जिसको हम लोग वर्षा ऋतु की फसल भी बोलते हैं। तो वर्षा ऋतु की अगर बात किया जाए तो इसकी हम लोग बुआई जून जुलाई में करते हैं। जैसे ही मानसून शुरू होता है उसके साथ ही हम लोग जून जुलाई में स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। फरवरी ये तो गर्मा के लिए हो जाएगा, मार्च अप्रैल ये भी नहीं। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 ये गलत दिया हुआ है, इस यहाँ पे आप लोग जून जुलाई कर लीजिए। जून जुलाई में हम लोग क्या करते हैं? वर्षा ऋतु की फसल की बुआई करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है और इसमें ये ऑप्शन जो चारों दिख रहा है आपको यही दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जून जुलाई होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की अगर बात करें, फूल गोभी। तो अभी जैसा कि हमने बताया कोल क्रॉप्स के बारे में कि फूल गोभी क्रूसीफेरी फैमिली में आता है। तो इसका देखिए सबसे पहले कि फूल गोभी का कौन सा भाग खाने के लिए उपयोग होता है। तो फूल गोभी का हम लोग जो ऊपर वाला जो उसका फूल होता है उसको हम लोग खाते हैं और उसको टेक्निकली भाषा में हम लोग कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। तो देखिए उसका हम लोग फूल, ऑप्शन नंबर 3 है फूल या कर्ड। क्वेश्चन नंबर अब है 35 आपका, अगेती फूल गोभी की रुपाई कितनी दूरी पर पर्याप्त रहता है? फूल गोभी को हम लोग 3 टाइम्स बोते हैं, एक अगेती बोते हैं, एक मध्यम बोते हैं और एक पछेती बोते हैं। तो जो अगेती किस्म पूछा है इसमें कि कितनी दूरी रखते हैं, तो अगेती किस्म की दूरी हम लोग 45 × 45 सेंटीमीटर रखते हैं। हम लोग पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो 45 सेंटीमीटर होता है। आज के लिए आप लोगों के लिए ये 35 क्वेश्चन का सीरीज है। अगला सीरीज कल हम लोग लेकर आपके बीच आएंगे और आप लोग इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सब्जेक्टिव से रिलेटेड हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप आज कमेंट करते हैं तो हम लोग आपके बीच जो सब्जेक्टिव का सीरीज है वो कल से ही लेकर आ जाएंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।